गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों को बहुत बहुत सुप्रभात। मेरा नाम है हेमंत बाबेल और मैं इकोनॉमी सब्जेक्ट पढ़ाता हूं अनुष्का एकेडमी के ऊपर। हम लोग यहां पर आरएएस और आईएएस की तैयारी करवाते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में। बहुत कम इंस्टीट्यूशंस में, बहुत कम एकेडमीज में आपको ऐसा संयोग मिलेगा जहां पे हिंदी और इंग्लिश के स्टूडेंट्स को एक साथ एक ही टीचर एक ही कक्षा में पढ़ाता हो और जहां पर सभी विद्यार्थियों को बहुत अच्छे से समझ आता हो। देखिए, ये भी एक इसमें भी एक बहुत दक्षता चाहिए होती है कि एक ही व्यक्ति, एक ही अध्यापक, एक ही टीचर दो अलग अलग भाषाई स्टूडेंट्स को एक साथ पढ़ाता हो एक ही स्लाइड्स के ऊपर। जैसे कि आप बोर्ड पे देख रहे हैं, देखिए यहां पर मैंने लिखा है इस तरफ इंडियन इकोनॉमी और यहां लिखा हुआ है भारतीय अर्थव्यवस्था। तो मैं तारीफ करूंगा हमारे देश के अध्यापकों की कि हम लोग एक ही क्लास में बैठकर दो भाषाओं में एक साथ पढ़ा रहे होते हैं और दोनों ही बच्चों को समझ में आ रहा होता है। क्योंकि आमतौर पे जब हम बाहर एक आम जनमानस से बात करते हैं या हम किसी से भी बात करते हैं तो आमतौर पर हम एक नई भाषा में बात कर रहे होते हैं और वो होती है इंग्लिश। हिंदी और इंग्लिश का एक मिक्सचर। हालांकि अलग अलग रीजनल लैंग्वेजेस भी हैं हमारी कंट्री में, लेकिन अंग्रेजी और हिंदी बोलने वाले सबसे ज्यादा लोग हमारे यहां पाए जाते हैं। सभी भाषाएं भारत की महत्वपूर्ण हैं, लेकिन ज्यादातर बोली जाने वाली भाषाएं ये दो हैं, खास करके जो उत्तर भारत का एरिया है या उत्तर पश्चिम का एरिया है। तो इन सभी में हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में हमें पढ़ना जरूरी है। उसका एक कारण और भी है। वो कारण ये है कि आमतौर पर कई सारे ऐसे शब्द होते हैं जो इंग्लिश में आपको पता होता है, लेकिन हो सकता है कि उनका मीनिंग आपके दिमाग में, उनका मतलब, उनका अर्थ आपके दिमाग में उतने अच्छे से क्लियर ना हो सके। तो उस समय हमें कई बार हिंदी का सहारा भी लेना पड़ सकता है। जैसे मैंने अगर किसी को बोला यू आर अ फूल, तो हो सकता है कि उस पर उतना असर ना पड़े, लेकिन अगर मैंने उसको ये बोला ना मूर्ख है तू एक नंबर का, जस्ट मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, तो मूर्ख है तू एक नंबर का, तो ये मूर्ख शब्द जो है ये उसकी संवेदनाओं के साथ जुड़ जाता है, ये उसकी भावनाओं के साथ जुड़ जाता है। तो यही मूर्ख उसको ज्यादा पिंच करेगा, उसको ज्यादा टच कर जाएगा, तो उसको ज्यादा बुरा लगेगा जब हम उसे मूर्ख कहते हैं बनिस्पत इसके कि हम उसे फूल कहें। तो ये शब्दों का जो जाल है ये बड़ा महत्वपूर्ण है पढ़ते समय। इसीलिए दोनों ही भाषा में पढ़ाना आवश्यक होता है। जब आप अपने पर्सनैलिटी टेस्ट में, यानी कि जब आपका व्यक्तित्व परीक्षण होता है, कहां पर? इंटरव्यूज में। देखिए, इंटरव्यू दो तरीके के होते हैं। एक इंटरव्यू होता है जहां पर आपसे सिर्फ सवाल जवाब किए जाते हैं और एक इंटरव्यू वो होता है जहां पर आपके विचारों पर बात की जाती है। तो ये यूपीएससी, आरपीएससी और जो कंपटीशन कोर्सेज होते हैं, जो बड़े लेवल के कंपटीशन कोर्सेज होते हैं, पैन स्टेट लेवल के या पैन इंडिया लेवल के, मतलब पूरे भारत, अखिल भारतीय लेवल के ऊपर जो एग्जाम होते हैं, जैसे यूपीएससी के एग्जाम होते हैं या अखिल राजस्थान के बेसिस पे जो एग्जाम होते हैं, यानी कि आरपीएससी के एग्जाम होते हैं, आमतौर पर इनके इंटरव्यूज में यहां जो साक्षात्कार होता है या जो सामना होता है उसमें स्टूडेंट से या कैंडिडेट से उनके विचारों के बारे में बात की जाती है। जैसे मैं एक उदाहरण के तौर पर आपको समझाता हूं। जैसे अभी बजट आया था फरवरी में, बजट 2022 आया, जो 2022-23 साल के उसमें रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर, यानी कि जो हमारी प्राप्तियां हैं और जो हमारे व्यय हैं, उसका एक पूरा लेखा जोखा होता है। वो एक तरीके का एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है, एक वार्षिक वित्तीय विवरण होता है वो। तो उस बजट में निर्मला सीतारमण जी ने बहुत सारी घोषणाएं करी। उसके पहले आर्थिक सर्वेक्षण आए थे, उसमें पहले क्या हुआ उसके बारे में बात की गई। तो यहां जानकारी बहुत सारी आपको मिल जाएगी। इंटरनेट के ऊपर आपको बहुत जानकारी मिल जाएगी, यूट्यूब के ऊपर आपको ढेरों वीडियो मिल जाएंगे, बहुत सारे पॉडकास्ट है, बहुत सारे वेबिनार्स हैं, बहुत सारे सेमिनार्स हैं, बहुत सारी किताबें हैं, बहुत सारा ई कंटेंट आपको अवेलेबल है। तो आज के जमाने में कंटेंट लेस होना, मतलब कंटेंट आपके पास नहीं है, ये हो नहीं सकता। यू आर फुल ऑफ कंटेंट। तो कंटेंट तो बहुत है, मतलब यू आर वेल इन्फॉर्म्ड अबाउट एवरीथिंग, आपको सब चीजों की जानकारी पूरी है। लेकिन केवल जानकारी के आधार पर इंटरव्यूज क्लियर नहीं होते। इंटरव्यू क्लियर होते हैं जानकारी जब ज्ञान में कन्वर्ट होती है, when the information converts into knowledge, और नॉलेज पनपती है आपके विचारों से। तो जैसा कि मैंने बजट का एग्जांपल अभी आपके सामने लिया, तो यहां बजट का एग्जांपल लेने का जो मेरा तात्पर्य है वो ये है कि बजट के दौरान से फॉर एग्जांपल कृषि के लिए सरकार कौन कौन सी योजनाएं लेकर आई, ये तो हुई इंफॉर्मेशन वाली बात। आप होते तो कौन सी योजना लेकर आते, कौन सी समस्याएं आपके नजरिए में
उन किसानों के नजदीक है या उस कृषि सेक्टर के, एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़ी हुई जो सबसे बड़ी समस्याएं हैं, उन समस्याओं का समाधान करने के लिए आखिर आप अगर निर्मला सीतारमण जी की जगह होते, आप भारत के फाइनेंस मिनिस्टर होते, या आप इंडिया का जो एग्रीकल्चर मंत्रालय है या जिससे एग्रीकल्चर कमांड होता है, अगर आप वहां बैठे होते और आप पॉलिसी मेकर होते, यू आर देयर टू मेक द पॉलिसीज, आप नीति निर्माता होते, तो आप क्या नीति बनाते? तो इस तरीके के सवाल जब आते हैं तो जानकारी काफी नहीं है, वहां आपका विचार पनपना चाहिए। तो विचारों के बीज पनपाना हमारा काम है। अनुष्का एकेडमी की यही सबसे बड़ी खासियत है। कई सारे जो हमारे कहना चाहिए बहुत सारी खासियतें हैं, उसमें जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि यहां पे आने वाले स्टूडेंट का एक विचार पनपता है, उसके अंदर एक थॉट प्रोसेस स्टार्ट होता है, वो खुद सोचने के लिए मोटिवेट होता है। तो जब वो टीचर्स के साथ बात करता है, देखो गुरु और शिष्य के बीच का रिश्ता बड़ा महत्वपूर्ण है। बाकी सब चीजें ठीक है, अपनी अपनी जगह बढ़िया है, कैसे क्या क्या हो रहा है वो हम अलग तरीके से हम बात करेंगे उसके बारे में। एक शिष्य और एक शिक्षक, इन दोनों के बीच में सबसे आवश्यक चीज होती है वो है तालमेल, और वो तालमेल आता है शब्दों से। तो एक शिक्षक के रूप में जब मैं यहां खड़ा हूं तो मेरा मकसद केवल एक छात्र को जानकारी देना नहीं है, मेरा मकसद उसके दिमाग में एक विचार पनपाना है। क्योंकि हम जो शिक्षक होते हैं, अनुष्का एकेडमी पे हम शिक्षकों का एक ही काम है, हमें साफ तौर पे इस चीज के इंस्ट्रक्शन दिए गए होते हैं कि केवल जानकारी पे बात नहीं करनी है, हमें बच्चे को नॉलेजेबल बनाना है, उसका एग्जाम क्लियर करवाना आवश्यक है, और साथ में उसके दिमाग में एक विचार पनपे कि जब आगे आकर वो प्रशासनिक अधिकारी बनेगा तो प्रशासनिक अधिकारी बनने के बाद उसके अपने विचार में किस तरीके से वो अपने प्रशासन में बदलाव ला सकता है, किस तरीके से वो लोगों के लिए और उपयुक्त और उपयोगी साबित हो सकता है, उसके लिए विचार का पनपाना बहुत आवश्यक है। और वो सब एक शिक्षक की शक्ति में निहित होता है। तो एक शिक्षक वो है जिसकी गोद में प्रारंभ और प्रलय दोनों पलते हैं। इसलिए जब बच्चे हम लोगों से संपर्क में आते हैं या हम जैसे शिक्षकों से पढ़ते हैं, अनुष्का एकेडमी पर जब वो आते हैं, तो बच्चा जब यहां आता है और यहां से जाता है तो उसके विचारों में बहुत गहराई से बहुत बड़ा अंतर पैदा हो जाता है, वो बहुत गहराई से चीजों के बारे में सोचने लगता है और इसी तरीके से वो इंटरव्यूज को पास करने लायक बन जाता है। तो आप जो भी एग्जाम दे रहे हैं यूपीएससी और आरपीएससी के अंदर, उसमें हमें इस बात का साफ तौर पे ध्यान रखना होता है कि आप प्रिलिमिनरी और मेंस की तैयारी तो कर रहे हैं, लेकिन आपकी जो मंजिल है वो मंजिल है आपका पर्सनैलिटी टेस्ट को क्लियर करना। यानी कि आपका जो इंटरव्यू सेशन होगा, जो साक्षात्कार होगा, उससे क्लियर करने के लिए हम ये सब कर रहे हैं। और वो तभी क्लियर हो सकता है जब आपके अंदर अपना एक विचार हो और उस विचार को रखने के लिए आपके पास शब्द हो। जैसे हम जो सब्जेक्ट आज पढ़ने वाले हैं वो सब्जेक्ट है इंडियन इकोनॉमी। कई स्टूडेंट्स बोलते हैं मुझे इकोनॉमिक्स पढ़ना है। सर मैं इकोनॉमिक्स पढ़ने आया हूं, मैं अर्थशास्त्र पढ़ने आया हूं। बेसिकली सब्जेक्ट का नाम अर्थशास्त्र या इकोनॉमिक्स नहीं है, सब्जेक्ट का नाम है इकोनॉमी। तो देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द टर्म इकोनॉमी एंड द टर्म इकोनॉमिक्स। अगर आप किसी व्यक्ति को यह बोलेंगे ना, फॉर एग्जाम्पल आप एक ज्योतिष हैं या आपको न्यूमरोलॉजी आती है या आप उसमें यकीन रखते हैं ज्योतिष में, और आपने किसी व्यक्ति का हाथ देखकर या उसके माथे की लकीरें देखकर आपने उस व्यक्ति को यह बोल दिया एकदम से कि तुम्हारे सभी रिश्तेदारों की मृत्यु तुम्हारी आंखों के सामने होगी, तो वो व्यक्ति डिप्रेशन में आ जाएगा, तुरंत उसी वक्त अवसाद में चला जाएगा उसका मस्तिष्क, और हो सकता है वो क्रोधित हो उठे, वो आपको ये कह दे 1 मिनट में कि तुम होते कौन हो मुझे ये कहने वाले। लेकिन यही अगर वो इसको इस तरीके से कहता, माथे की रेखाएं देखकर, हाथ की रेखाएं देखकर वो ये बोलता कि आप कितने किस्मत वाले हैं, आपके सभी रिश्तेदारों में आपकी उम्र सबसे ज्यादा है, तो यही व्यक्ति उसको अप्रिशिएट करता, उसको धन्यवाद देता। वो बोलता आपने मेरे लिए इतना बढ़िया फ्यूचर देखा, तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और वो वहां से चला जाता, धन्यवाद के भाव के साथ जाता। लेकिन अगर आप गौर फरमाए ना, तो ज्योतिषाचार्य ने या जो भी ज्योतिष गणना कर रहे थे, उन्होंने एक ही बात बोली है, लेकिन बोलने का तरीका अलग अलग था। आपके सभी रिश्तेदारों की मृत्यु आपकी आंखों के सामने होगी, ये एक नकारात्मक विचार है। लेकिन इसी को सकारात्मक रूप में रखा गया, आपके सभी रिश्तेदारों में आपकी उम्र सबसे अधिक है, तो ये एक सकारात्मक विचार के रूप में व्यक्ति के दिमाग में बैठता है जाके, और वो उसको एक्सेप्ट करता है उस बात को, जबकि दोनों का मायना देखा जाए तो सेम है। इसी तरीके से जो शब्दों का भान है वो रखना पड़ता है। शब्द ही वो जरिया है जिसके अनुसार आप अपनी भावनाओं को सामने वाले व्यक्ति के मस्तिष्क तक ले जा सकते हैं। ज्यादातर लोगों के साथ यही समस्या आती है कि शब्द अपनी भावनाओं को शब्दों में कन्वर्ट नहीं कर पाते, इसकी वजह से उनके मन में कुंठा पैदा होती है। यही स्टूडेंट्स के साथ भी होता है, विद्यार्थियों के साथ भी होता है कि पढ़ने के दौरान वो पढ़ तो रहे हैं,
लेकिन उनके दिमाग में कोई विचार नहीं पनपा और विचार पनपने के बाद वो शब्द नहीं आए जिसकी वजह से वो अपने विचारों को अपने साक्षात्कारकर्ता के सामने रख सकें, इंटरव्यू पैनल के सामने रख सकें, और यहीं वो बच्चा चोट खा जाता है। इसलिए हम पूरे तौर पर इस बात का ध्यान रखते हैं कि जो कुछ भी हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं हम कोशिश करें कि हम उन्हें सिखाएं। पढ़ाने से बेहतर है हम उसे सिखाएं, क्योंकि सीखा हुआ उसके लिए काम आता है। अर्थव्यवस्था एक बहुत ही शानदार, बहुत ही खूबसूरत सब्जेक्ट है, बहुत ही बढ़िया विषय है जो देश के साथ साथ आप सब लोगों के व्यक्तिगत जीवन से भी जुड़ा हुआ है। तो आइए शुरू करते हैं इसको। जैसा कि आप बोर्ड पे देख पा रहे हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी। किसी भी घर का, किसी भी मोहल्ले का, किसी भी गांव का, किसी भी तालुका का, किसी भी शहर का, किसी भी प्रांत का, किसी भी कस्बे का, किसी भी देश का, किसी भी दुनिया का डेवलपमेंट, विकास, वृद्धि केवल तब हो सकती है जब वो आर्थिक तौर पर सक्षम हो, जब वो आर्थिक तौर पर समृद्ध हो। उसके अलावा आप कभी भी अपने विकास के बारे में कल्पना भी नहीं कर सकते अगर आर्थिक तौर पे आप मजबूत नहीं हैं। तो किसी भी देश के लिए यह बेहद आवश्यक है कि इकोनॉमिकल के तौर पे, आर्थिक दृष्टि के तौर पे, अर्थव्यवस्था के तौर पे वो बेहद मजबूत देश के रूप में, मुल्क के रूप में उभर के आए विश्व में, तब जाकर वो एक विश्व शक्ति बनता है। भारत यूं तो दुनिया में इकोनॉमी के नजरिए से, अर्थव्यवस्था के नजरिए से हम तीसरे पायदान पे आते हैं, लेकिन प्रति व्यक्ति आय के गणना के अनुसार भारत 145वें नंबर पे आता है। ऐसा क्यों है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो देखने में हमारा देश बहुत ग्रोथ कर तो रहा है, लेकिन प्रति व्यक्ति आय कई दूसरे देशों के मुकाबले हमारे देश की बहुत कमजोर है, बहुत कम है। उसे हमें बढ़ाना होगा। जब तक प्रति व्यक्ति आय नहीं बढ़ेगी, आप प्रति व्यक्ति व्यय को मीट आउट नहीं कर पाएंगे। इसलिए प्रति व्यक्ति आय पे देश की जनता का फोकस और देश की सरकार का फोकस होना चाहिए। सभी व्यक्तियों को रोजगार मिले तभी जाकर प्रति व्यक्ति आय बढ़ सकती है। तो प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाने के लिए ही यूं समझ लीजिए कि हम पूरा इकोनॉमी पढ़ रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली अंत में हमारा मकसद क्या होगा, सरकार के तौर पे सरकार का मकसद क्या होगा और एक सिटीजन के तौर पे हमारा मकसद क्या होगा, हमारी आय बढ़े, हमारी इनकम बढ़े। तो इकोनॉमी का, किसी भी अर्थव्यवस्था का केवल एक ही उद्देश्य होता है, उस देश के नागरिकों की प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाना। इसलिए जब भी आप सरकार से कोई सवाल जवाब करें तो आपका पहला सवाल यही होना चाहिए अपनी सरकारों से कि हमारी प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है, प्रति व्यक्ति आय पिछले वर्षों में क्या थी, प्रति व्यक्ति आय अभी क्या है, प्रति व्यक्ति आय आने वाले भविष्य में क्या होगी, वो प्रति व्यक्ति आय दूसरे देशों के मुकाबले, खास करके जो हमारे पड़ोसी देश हैं उनके मुकाबले हमारी प्रति व्यक्ति आय कहां है। तो प्रति व्यक्ति आय और प्रति व्यक्ति व्यय, सारा खेल इन दोनों का है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, रिसीट्स एंड पेमेंट्स। तो ये दो चीजें जो है, इन दो चीजों का समावेश करते हुए चलना होता है। उसके लिए हमें किसी भी देश के अर्थव्यवस्था और इकोनॉमी को पढ़ना होता है। तो विषय हमारा है इंडियन इकोनॉमी। यूपीएससी और आरपीएससी दोनों के स्टूडेंट्स के लिए जो सब्जेक्ट का नाम होगा दैट इज इंडियन इकोनॉमी। इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव में बात करें तो यूपीएससी में इंडियन इकोनॉमी बहुत बड़े लेवल के ऊपर आता है, लेकिन वही सारे टॉपिक्स थोड़े छोटे लेवल के ऊपर आरपीएससी में भी पूछे जाते हैं। आरपीएससी में नेशनल लेवल के साथ में भारतीय अर्थव्यवस्था के साथ साथ राजस्थान की अर्थव्यवस्था भी होती है, लेकिन आपको पढ़ाई का लेवल दोनों ही कोर्सेज में वही रखना पड़ता है जो किसी एक के लिए आपने रखा। यूं समझ लीजिए जैसे हम घर में सब्जी बनाते हैं, तो सब्जी बनाते समय हमारी ग्रेवी करीब करीब एक जैसी ही होती है, बस उसमें अपन सब्जी ऊपर से डाल देते तो उस सब्जी का नाम आ जाता है। जैसे आलू की सब्जी, आलू की सब्जी में आलू तो बहुत कम होता है, आप कभी गौर से देखना, आलू की सब्जी में आलू तो 30-40% ही होगा, बाकी होती है पूरी ग्रेवी और मसाले। तो ग्रेवी सेम है, यानी कि इंडियन इकोनॉमी इज द सेम बोथ फॉर यूपीएससी एंड आरपीएससी। बस एक वो आलू की सब्जी है और एक में वो अरवी की सब्जी है, दिखने में दोनों एक से हैं लेकिन दोनों का स्वाद अलग अलग होंगे, बट ग्रेवी इज द सेम। सो दिस इंडियन इकोनॉमी सब्जेक्ट इज द ग्रेवी फॉर बोथ यूपीएससी एज वेल एज आरपीएससी। स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, शब्दों का भान रखना बहुत आवश्यक है। 4 ऐसे शब्द हैं जो अर्थव्यवस्था जैसे ही दिखते हैं लेकिन वो अर्थव्यवस्था है नहीं। सो देयर आर 4 डिफरेंट वर्ड्स हैविंग 4 डिफरेंट मीनिंग्स। वो जब तक आपको पता नहीं चलेंगे, आप एक एक्सपर्ट के तौर पे इंटरव्यू पैनल के सामने खुद को पेश नहीं कर पाएंगे। और वो चारों शब्द हैं इस प्रकार, दीज आर द फॉलोइंग 4 वर्ड्स। द फर्स्ट वन इज इकोनॉमी। ओके, अब कई लोग इकोनॉमी बोलते हैं, हालांकि ठीक है, एक्सेंट मैटर नहीं करता, लेकिन प्रॉपर एक्सेंट होता है इसका इकोनॉमी, इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक एंड इकोनॉमिकल। इकोनॉमी की बात करें तो इकोनॉमी का अर्थ होता है अर्थव्यवस्था। इकोनॉमी का अर्थ क्या है? अर्थव्यवस्था। ये एक व्यवस्था है, इट्स अ सिस्टम। उसके बाद आता है इकोनॉमिक्स, ये एक शास्त्र है,
इट इज द स्टडी, ये किताब है, इट्स अ बुक, ऐसा मान लें अपन। तो दिस इज द सब्जेक्ट एंड दिस इज द बुक और दिस इज द शास्त्र टू अंडरस्टैंड दैट सब्जेक्ट। इकोनॉमी को समझने के लिए हमें इकोनॉमिक्स की जरूरत पड़ती है। और उसके बाद एक और शब्द आता है, वो है आर्थिक, यानी कि इकोनॉमिक। अगर हम इकोनॉमिक्स में से लेटर एस को हटा दें, इस लेटर एस को हटा दो तो इकोनॉमिक आ जाता है। अब इकोनॉमिक का प्लूरल नहीं है इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स एक अलग टर्म है, इकोनॉमिक एक अलग टर्म है, ये सिंगुलर प्लूरल नहीं है। ये एक वचन बहुवचन के रूप में ना देखिएगा इसे कि इकोनॉमिक और वो इकोनॉमिक्स है, ये दो अलग शब्द है, इनके दो अलग अलग मायने हैं, देखेंगे इसके बारे में हम। और चौथा शब्द आता है वो है इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल का मतलब होता है अर्थशास्त्रीय, अर्थशास्त्रीय। तो ये चार शब्द हो गए। एक बार वापस बहुत गौर से एक एक शब्द की संरचना देखिएगा, इकोनॉमी, इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक, इकोनॉमिकल। किसी भी शब्द को समझने के लिए उस शब्द से अपनी भावनाओं को जोड़ना पड़ता है, आपको अपनी इमेजिनेशन में उस शब्द को देखना पड़ता है। कोई भी शब्द आपको नया मिलेगा, इमेजिन फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू। जैसे कोई व्यक्ति बढ़ रहा है और कोई व्यक्ति फैल रहा है, तो ये बढ़ रहा है को आप इमेजिन करो कि व्यक्ति बढ़ रहा है, यानी कि वो नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। अगर वो फैल रहा है का मतलब वो दाएं से बाएं या बाएं से दाएं फैल रहा है, मोटा होता जा रहा है। तो वो शब्द भावनाओं के साथ इमेजिनेशन में आने चाहिए। कोई भी नया शब्द आप सीखोगे तो वो आपकी भावनात्मक जुड़ाव होना चाहिए आपके मस्तिष्क का उससे, तब जाके आपकी भाषा सुधरती है। इकोनॉमी में इस बात का हमें बहुत ध्यान रखना होगा इस सब्जेक्ट के दौरान कि जो शब्द है उनके मायने क्लियर होना बहुत जरूरी है। तकनीकी तौर पर बहुत सारे नए नई शब्दावली आपकी डिक्शनरी में आएंगी। जैसे आज 4 नए शब्द आपकी वोकैबुलरी में, आपकी डिक्शनरी में आज 4 आपकी शब्दावली में आ चुके हैं नए शब्द। पहला शब्द इकोनॉमी, इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक, इकोनॉमिकल। इकोनॉमिक का अर्थ अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक्स का अर्थ अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक का अर्थ आर्थिक और इकोनॉमिकल का अर्थ अर्थशास्त्रीय। या अर्थ ना कहकर मैं ये कहूं ये खाली ट्रांसलेशन है, अर्थ को अब हम समझेंगे। जैसे सबसे पहले हम इकोनॉमी के बारे में समझते हैं। तो ये स्लाइड आपको इकोनॉमी के बारे में समझाएगी। एक तरफ लिखा हुआ है अर्थव्यवस्था इधर और इधर लिखा हुआ है इकोनॉमी। जरा समझते हैं ये बेसिकली चीज क्या है। डिटेल में जाने के पहले, टेक्निकल जाने के पहले मैं आपको एक लाइन में फिर से समझा देता हूं। देखो, हमारी जो व्यवस्था होती है, एक घर की अपनी व्यवस्था होगी, एक मोहल्ले की अपनी व्यवस्था होगी, एक समाज की अपनी व्यवस्था होती है, एक राज्य की अपनी व्यवस्थाएं होती है। तो ये जो व्यवस्था है ना, द सिस्टम, दैट सिस्टम इज कॉल्ड एज इकोनॉमी इन दिस सब्जेक्ट। सिस्टम इज कॉल्ड एज इकोनॉमी। जैसे मैं आपसे एक सवाल पूछूं, आपके सबके घर में कंप्यूटर है या नहीं भी है तो कहीं ना कहीं आपने देखे, उनको ऑपरेट किया है, काम किया है, हम लोग रोज करते हैं। मुझे एक बात बताइए, उस कंप्यूटर में कंप्यूटर कहां है? कंप्यूटर में आपने बोला ना ये रहा कंप्यूटर, तो क्या आप टच करके मुझे बता सकते हैं कि इसमें कंप्यूटर क्या चीज है? आप टच करेंगे मॉनिटर के ऊपर तो वो तो मॉनिटर है, वो क्या चीज है? मॉनिटर है। जहां आप टाइप करते हैं दैट पैड इज कॉल्ड एज कीपैड, तो वहां आपने टाइपिंग करी दैट इज कीपैड। माउस अलग नाम है उसका, प्रिंटर अलग नाम है उसका, स्कैनर अलग नाम है उसका, जितने पेरिफेरल डिवाइसेस है सबके अपने अपने नाम हैं। तो फिर वेयर इज द कंप्यूटर देयर? द होल सिस्टम इज कॉल्ड एज कंप्यूटर। इसलिए इकोनॉमी नजर नहीं आती, लेकिन हम सब उस इकोनॉमी में, ये कंसेप्ट कुछ कुछ भगवान जैसा है, वो नजर तो नहीं आएंगे लेकिन वो हर जगह मौजूद है। आप टच करके बताइए भगवान कहां है, आप टच करके नहीं बता सकते, यू कैन जस्ट फील इट। आप उस सिस्टम में रह रहे हैं। इकोनॉमी भी ऐसा ही है, हम सभी लोग इस सिस्टम का पार्ट हैं, चाहे आप हो चाहे सरकार हो जिसको आपने चुना, आप सब इकोनॉमी का पार्ट है। देश दुनिया में जहां पर भी कुछ हो रहा है उसका असर आपकी जेब पर जरूर पड़ेगा। अब कई बार ऐसा लगता है कि जो अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम हो रहे हैं उसका हमारी जेब से क्या लेना देना? बिल्कुल लेना देना है। जैसे मैं एक उदाहरण के तौर पे बताता हूं, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में युद्ध हो जाए, बहुत से लोगों को जो यहां हैं या जो ये वीडियो देख रहे हैं उन लोगों को नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के बारे में थोड़ा बहुत सुना होगा, बट यू डोंट नो द एग्जैक्ट लोकेशन कहां पर है वो। तो साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया का जब आप मैप में देखोगे तो बहुत बहुत छोटे छोटे देश हैं। हालांकि ट्रेड के मामले में दोनों बहुत आगे हैं। भारत में सैमसंग जो कंपनी काम करती है वो साउथ कोरिया की कंपनी है। दुनिया भर में सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में छाया हुआ है, व्हाइट गुड्स के अंदर। एक छोटा सा देश है, वो एक आइलैंड जैसा है, ऐसा मान लीजिए आप। तो नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के बीच में अगर युद्ध हो जाए तो भारत को क्या लेना देना उससे? भारत को लेना देना है उससे, क्योंकि साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया इनमें अगर युद्ध होगा तो उनके जो मित्र देश हैं, जो इनको हथियार सप्लाई करते हैं या जो इनके साथ इकोनॉमिक रिलेशन बना के चलते हैं या जिनका फायदा है इनके रहने में, वो देश भी आपस में भिड़ने लगेंगे। जैसे उदाहरण के तौर पे हम लोग अखबारों के माध्यम से पढ़ते हैं, समझते हैं कि नॉर्थ कोरिया का सपोर्ट करने के लिए चीन आगे आता है, साउथ कोरिया का सपोर्ट करने के लिए अमेरिका आगे आता है। तो जब
ये दोनों देश आपस में लड़ेंगे तो तनातनी चीन और अमेरिका के बीच में भी होने लगेगी, और ये तनातनी हो सकता है विश्व युद्ध में कन्वर्ट हो जाए। जैसे रशिया और यूक्रेन के बीच में अब युद्ध छिड़ा हुआ है, भारत पे क्या असर पड़ेगा? भारत पे असर पड़ेगा, पूरे दुनिया के निवेशक घबरा जाएंगे अभी कि अभी निवेश नहीं करना, कल को युद्ध हो गया तो। और जब निवेश नहीं होगा तो देश में अर्थव्यवस्था का भट्टा बैठना तय किसी भी देश में। तो अगर निवेश नहीं हुआ तो ना इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ पाएगा, ना एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ पाएगा। प्रोडक्शन नहीं बढ़ा तो देश की आय नहीं बढ़ेगी, और देश की आय नहीं बढ़ेगी तो प्रति व्यक्ति आय पे भी संकट आ जाएगा। तो दो देश लड़ेंगे और आपकी और मेरी प्रति व्यक्ति आय कम हो जाएगी। इसलिए एक इकोनॉमी, एक देश की इकोनॉमी सारी दुनिया की इकोनॉमी से जुड़ी हुई है, क्योंकि हम वैश्वीकरण के दौर में हैं। हालांकि अब कई सारे देश इस बात को मानते हैं कि वैश्वीकरण के दौर से बाहर भी आना चाहिए और अपने आप को अपने घर के अंदर रखते हुए पहले मजबूत करें, उसके बाद हम बाहर आए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति घर की खिड़कियां खुली रख के तैयार नहीं होता। इससे पहले खुद को मजबूत करना होता है, उसके बाद हमें बाहर आना होता है। तो कई सारे मुल्क अब इस पे गौर कर रहे हैं कि हम क्यों ना वैश्वीकरण से गैर वैश्वीकरण पे आने का प्रयास करें, खुद को मजबूत करें, उसके बाद हम बाहर आए। खैर, बहरहाल हम इकोनॉमी के बारे में लौट के आते हैं। तो भारतीय अर्थव्यवस्था के जो अलग अलग आयाम हैं, उसमें से पहला आयाम खुद उसकी ही परिभाषा है अर्थव्यवस्था की। तो दिस इज इकोनॉमी, क्या कहें तो अर्थव्यवस्था। शब्दों को बहुत ध्यान से देखें। अर्थव्यवस्था, अर्थ का मतलब होता है समथिंग कनेक्टेड और रिलेटेड टू मनी, और एवरीथिंग विच कैन बी काउंटेड इन मनी और मनी इज वर्थ, दैट इज कॉल्ड एज अर्थ। हिंदी में बात करें तो अर्थ। तो अर्थ का अर्थ ही ये होता है कि पैसे से जुड़ी हुई कोई भी चीज हो, अर्थव्यवस्था। तो पैसे से जुड़ी हुई व्यवस्था को ही तो अपन अर्थव्यवस्था कहते हैं। लेकिन इसका टेक्निकल मीनिंग और टेक्निकल शब्दावली में इसको समझते हैं। इकोनॉमी इज अ सोशल डोमेन। सोशल डोमेन का मतलब होता है सामाजिक क्षेत्र। देखो एक बात का ध्यान रखना, ये जो वर्ड है ना डोमेन, डोमेन का मतलब होता है क्षेत्र। अब क्या आपकी डिक्शनरी में एक नया शब्द आया। अब आज जैसे एग्जांपल देता हूं मैं आपको, मैंने आपको एक काम दे दिया, वो काम करने के लिए आप ऑथोराइज ही नहीं है, वो काम करने की पावर्स आपको मिली हुई नहीं है, वो काम करने का उत्तरदायित्व भी आपके ऊपर नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने आपको एक काम दे दिया कि जाओ ये करके आओ। तो आप मुझे क्या बोलेंगे उस समय? आपको मना करना तो क्या बोलोगे? सर मैं नहीं कर सकता। नहीं, आपको ये बोलना है कि मैं कर तो सकता हूं, लेकिन ये मेरे डोमेन का काम नहीं है, ये मेरे क्षेत्र का काम नहीं है, इस पे मेरा आधिकारिक क्षेत्र नहीं है ये। तो अपन उसको बोलते हैं दिस वर्क इज नॉट इन माय डोमेन। एक डोमेन नया वर्ड मिला हमें। तो इकोनॉमी इज अ सोशल डोमेन। हर शब्द का मायना पता करोगे, अपने आप आपको चीजें याद हो जाएंगी, भावनात्मक तौर से जुड़ा हो जाएगा। सोशल डोमेन सामाजिक क्षेत्र है। अर्थव्यवस्था एक सामाजिक क्षेत्र है सरकार के नजरिए से। फ्रॉम द गवर्नमेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू, सरकार का काम बिजनेस करना नहीं होता है, सरकार का काम होता है एक सामाजिक क्षेत्र के रूप में अर्थव्यवस्था को इतना मजबूत बना देना जिससे दूसरे लोग उसमें काम कर सकें। जो किसान है, कृषि का काम कर रहे हैं तो वो गांवों में रहकर कृषि का काम आराम से कर सकें। जो इंडस्ट्रीज लग रही हैं तो वो शहरीकरण के दौरान अपनी इंडस्ट्रीज को आराम से चला सकें। गांव के लोग गांव में आराम से काम कर सकें, शहर के लोग शहर में आराम से काम कर सकें। ऐसी व्यवस्था देने की जिम्मेदारी सरकार की है। तो ये एक सामाजिक व्यवस्था का सवाल उठता है यहां पे। तो इट्स अ सोशल डोमेन, ये एक सामाजिक क्षेत्र है। क्या होता है इस सामाजिक क्षेत्र में? इट इज कंसर्न विद, ये किससे जुड़ा हुआ है? कंसर्न, जुड़ाव। ये व्यवस्था किससे जुड़ी हुई है? कंसर्न विद द प्रोडक्शन। प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? उत्पादन, कोई चीज बनाना, उत्पादन। देखो वैसे तो क्या है, प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग के बीच में फर्क होता है। एक किसी चीज का उत्पादन करना और एक किसी चीज का पुनः उत्पादन करना, दोनों में बहुत फर्क होता है। एक निर्माण और एक विनिर्माण वाली बात है ये। प्रोडक्शन आमतौर, देखो टेक्निकल समझा रहा हूं मैं आपको, आमतौर पे हम लोग प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग एक साथ वर्ड यूज कर लेते हैं, लेकिन दोनों में देयर इज अ टेक्निकल डिफरेंस इन बिटवीन बोथ दीज वर्ड्स। वो क्या डिफरेंस है? प्रोडक्शन हमेशा नेचुरली होता है, पेड़ प्रोड्यूस होते हैं, द ट्रीज आर बीइंग प्रोड्यूस्ड, बट द फर्नीचर इज बीइंग मैन्युफैक्चर्ड। तो पेड़ तो अपने आप पैदा हो रहे तो प्रोड्यूस हो रहे हैं, लेकिन उस पेड़ से हम बनाते हैं फर्नीचर। हालांकि पेड़ों को नहीं काटना चाहिए, एक संदेश मैं आपको देना चाह रहा हूं यहां पे कि पेड़ों को हमें नहीं काटना चाहिए, जितना हो सके हमें इस तरीके से काम करना चाहिए कि पेड़ भी हरे भरे रहें। आप बिना उसके भी अपना काम कर सकते हैं, लेकिन आपको फिर भी काटना पड़े तो एक पेड़ काटे और 4 पेड़ उगाएं। आपको 4 पौधे रोपने चाहिए। ये मेरा एक सामाजिक संदेश है, बीच में पढ़ाते पढ़ाते मैं ऐसे बहुत सारे संदेश देते रहता हूं, क्योंकि वो भी एक टीचर होने के नाते मेरी जिम्मेदारी, अनुष्का की जिम्मेदारी कि हम सामाजिक संदेश भी बच्चों तक पहुंचाएं। खैर लौट के आते हैं। तो जब वो पेड़ पैदा होता है, जब वो पेड़, तो आपने पेड़ पैदा नहीं किया है, आपने सिर्फ मदद करी है नेचर की ताकि वहां पे वो पेड़ बड़ा हो सके। आपने सिर्फ एक केयर टेकर के तौर पे उसको केयर टेक किया है, आप उसके जनक करता नहीं हुआ, आपने उसको जन्म दिया पेड़ को, वो नेचर ने खुद ने दी, वो प्रोडक्शन होता है। तो बेसिकली गेहूं प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन उससे जो आटा बना वो मैन्युफैक्चर हो रहा है।
तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग। इसीलिए मैं कह रहा हूं शब्दों का भान रखना होगा, एक एक शब्द पे आपको फोकस करना होगा, तब जाके आपकी भाषा ऐसी होगी कि जब आप इंटरव्यू में बोलने लगेंगे ना तो वो खाली आपके भाषा के मुरीद हो जाएंगे। हो सकता है सिलेक्शन ना हो लेकिन अप्रिसिएशन आपको बहुत मिलेगा। तो ये भाषाई ज्ञान जो है ये आपको दूसरों से एक पायदान अलग ले जाता है। एक सामाजिक क्षेत्र है जहां पर हम उत्पादन की बात करते हैं, प्रोडक्शन की बात करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, यानी कि वितरण। प्रोड्यूस करके रख लिया आपने सामान, आपने फॉर एग्जांपल आटा बना के रख लिया, अब उसका वितरण भी तो करना पड़ेगा, उपयोगकर्ताओं के पास भी तो जाना पड़ेगा। यू हैव टू रीच टू योर कंज्यूमर्स, या यू हैव टू मेक अ गेट वेयर कंज्यूमर्स कैन एंटर इनटू यू। तो वो आपके अंदर आ सके, कंज्यूमर आपके बिजनेस के अंदर आ सके, खरीद के ले जा सके। तो या तो आप उनके पास वितरण करने जाएं या वो आपके पास आए, तो कोई ना कोई वितरण प्रणालियां होनी आवश्यक है। तो एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसी व्यवस्था, एक ऐसा डोमेन जो सामाजिक क्षेत्र का है जहां पर हम उत्पादन कर रहे हैं यानी कि प्रोडक्शन कर रहे हैं, हम वितरण कर रहे हैं यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, और उपयोगकर्ता, उपभोक्ता, कंज्यूमर उसका उपभोग कर रहा है, उसका कंजम्पशन कर रहा है। अब उपभोग और उपयोग इन दो शब्दों में भी अर्थ, इनका भी मायना अलग अलग आर्थिक दृष्टिकोण से। उपभोग का मतलब होता है मैंने कोई चीज कंज्यूम कर ली, यूज कर ली, अब वो दोबारा यूज नहीं की जाएगी। और उपयोग का मतलब ये होता है कि उसका दोबारा भी यूज किया जा सकता है। हम यहां उपभोग की बात कर रहे होते हैं, अल्टीमेटली हमें सेटिस्फेक्शन चाहिए होता है। और अगर आप एक ही चीज को बार बार यूज करते रहेंगे तो नया सामान बनेगा ही नहीं। इसलिए इस बाजार आधारित व्यवस्था में, देखो बाजार आधारित व्यवस्था में क्या होता है कि कंपनी चाहती है, इंडस्ट्रीज चाहती हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट्स खरीदते रहें ताकि उनका लाभ बढ़ता रहे। ये पूंजीवादी सोच है, ये कैपिटलिस्टिक थॉट है। ये जहां पर इंडस्ट्रीज लगानी होती है वहां पे थॉट रखना पड़ता है। इसलिए आपने देखा होगा पहले के जो टीवी होते थे वो खराब हो जाता था, उसको आप चार चाटे लगाते तो वो ठीक भी हो जाता था, आप उसका ऐसे पकड़ के हिला देते तो वो ठीक हो जाता था। लेकिन आज वाला जो टीवी है वो डेलिकेट होता है, उसकी एलसीडी और एलईडी को अगर आपने थोड़ा सा ज्यादा हार्शली थप्पड़ लगा दिया तो वो खराब हो जाएगी। कंपनी चाहती है कि आप ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट खरीदे और वो प्रोडक्ट वन टाइम यूज वाले ज्यादा हों, तो वो उपभोग की कैटेगरी में आता है। जब तक आप खरीदने की आदत नहीं डालेंगे वो बेचेंगे कैसे? इसलिए हमेशा ध्यान रखिए। एक और मैसेज मैं आप लोगों को देना चाहता हूं, यहां पे अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ मैसेज है, वो आपकी अपनी माइक्रो यूनिट्स के लिए, आपने अपनी जेब के लिए हो। कभी भी आप कोई खर्चा करने अगर जा रहे हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास जैसे ये मेरी बॉटल है, ये मेरी पानी की बॉटल, ठीक है, रखनी पड़ती है मुझे साथ में एज ए टीचर होने के नाते। ये जो पानी की बॉटल है, देखना मैं आपको इकोनॉमिक्स समझा रहा हूं, इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स के बारे में अपन समझ रहे हैं। ये पानी की बॉटल मैंने बहुत सोच समझ के खरीदी हो, मार्केट गए 700-800 रुपए की बॉटल अपन ले आए, 700 रुपए अपने खर्च हो गए। हमारे लिए तो चलो ये जरूरी है, मैं बार बार अपनी क्लास से बाहर नहीं जा सकता। 300, 400, 500, 1000 बच्चे जब पढ़ रहे होते हैं और बीच में टीचर उठ के बाहर चला जाए तो वापस आते समय बहुत मुश्किल होती है बच्चों को मैनेज करना। तो हमारे पास अपनी बॉटल साथ होती है, यहां हमें कोई पानी पिला ले आ जाता है जब हमारी रिक्वायरमेंट्स होती है। लेकिन एक आम व्यक्ति के तौर पर आप समझे, एक स्टूडेंट के तौर पर समझे, मैं भी आम व्यक्ति हूं लेकिन टीचर के तौर पर थोड़ा स्पेशलाइज हो गया हूं। तो आपके नजरिए से देखूं, आप चलो 700 रुपए आपके पॉकेट में, आप गए बाजार और 700 रुपए की बोतल खरीद के ले आए। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जब भी आप कोई खर्चा करने, देखिए सभी लोगों के लिए, आप स्टूडेंट हो, चाहे आप एक अध्यापक हो, चाहे आप एक इंडस्ट्रियलिस्ट हो, चाहे आप कोई भी हो, समाज में किसी भी तरीके का व्यक्ति आप क्यों ना हो, ये वीडियो मेरा देख रहा हो, इस बात का ध्यान रखना, जो भी कोई खर्चा आप करने जा रहे हैं, एक बार अपने आप से खर्चा करने के पहले पूछें, क्या इसके बिना 7 दिन और निकाल सकते हैं क्या? अगर आपको जवाब मिले हाँ निकाल सकते हैं, पानी की बोतल की इतनी भी जरूरत नहीं है। हम जिस इंस्टीट्यूशन में जा रहे हैं दिन भर अपने को वहीं रहना है, वहां पानी की सुचारू व्यवस्था है, वहां पर आरओ प्लांट लगा हुआ है या पानी की व्यवस्था अच्छी है, वहां पे स्वच्छ पानी मिलता है, तो वहां से पी लेंगे अपन। कहां जरूरत है 20-700 रुपए खर्च करने की? तो 7 दिन के लिए अपने खर्चा करने की आदत को टाल दीजिए। 7 दिन बाद दोबारा पुनः अपने आप से पूछिए, क्या अब बोतल की जरूरत है क्या पानी की? तो आपको लगेगा जरूरत है ही नहीं, अपन तो मैनेज करना सीख गए, हम मैनेज कर पा रहे हैं। हो सकता है आपका थोड़ा सा समय उसमें ज्यादा लग रहा हो, कोई बात नहीं, किसी और चीज में अपन समय कम कर लेंगे, ऐसा किया जा सकता है। इस तरीके से आपने अपने 700 रुपए बचा लिए। इसी तरीके से घर का पैसा भी बचता है, इसी तरीके से देश का पैसा भी बचता है। तो उपभोक्तावाद तो है दुनिया में, कैपिटलिज्म हर जगह जो अपने पैर पसार रहा है। इंडस्ट्रियलाइजेशन की अंधी दौड़ में सामान बिकेगा तभी जब कोई खरीदेगा, लेकिन एक इंडिविजुअल लेवल के ऊपर, माइक्रो लेवल के ऊपर आपको कोशिश करनी चाहिए कि हमारे खर्चे कम से कम हो और सेविंग ज्यादा से ज्यादा हो। अभी कोविड काल के दौरान वो लोग ही तैर पाए समंदर में जब तूफान आ रहा था, जिनके पास सेविंग्स थी, वो अपनी सेविंग्स के बलबूते ने 1.5 साल 2 साल निकाला है। जिनके पास सेविंग नहीं थी उनको बड़ी समस्याएं आई, उनको लोन लेना पड़ा, उनको ऋण पर अपना जीवन गुजारना पड़ा। तो इस तरीके से आपकी जो सेविंग्स है, आपकी जो बचत है, आपके काम आती है। और 1 रुपी सेव इज अ 1 रुपी अर्न, ये कॉन्सेप्ट हमेशा ध्यान रखिएगा। इकोनॉमी पढ़ रहे हैं, ये सब बातें ध्यान रखनी बहुत आवश्यक है। तो
उत्पादन, वितरण और उपभोग से संबंधित, उससे संबंधित है, कंसर्न विद, रिलेटेड विद। एक बार पुनः पढ़ लेते हैं इसे। इकोनॉमी इज अ सोशल डोमेन कंसर्न विद द प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अर्थव्यवस्था एक सामाजिक क्षेत्र है जो वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, वितरण और उपभोग से संबंधित है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो वर्ड है अर्थव्यवस्था, ये जो शब्द है या इकोनॉमी जो शब्द है, वो एक एरिया ऑफ स्टडी है, एक डोमेन है। इसको हमें पढ़ना है, यही हमारा सब्जेक्ट है, इसे हमें पढ़ना होता है। पढ़ना कैसे है, इसके पढ़ने की एक्टिविटी को क्या कहते हैं? इसके पढ़ने की एक्टिविटी को कहते हैं हम अर्थशास्त्र। तो अर्थव्यवस्था तो एक सिस्टम है, उस सिस्टम को समझने का जो तरीका होता है, उस समझने के तरीके को हम अर्थशास्त्र के नाम से जानते हैं, यानी कि इकोनॉमिक्स। दिस इज इकोनॉमिक्स, यानी कि अर्थशास्त्र। अब जरा देखते हैं ये अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र, इन दोनों के बीच में फर्क क्या है। तो कॉमन सेंस से समझाता हूं मैं आपको। अर्थव्यवस्था तो एक सिस्टम है, उस सिस्टम को पढ़ना, उस सिस्टम को समझना, उस सिस्टम पे विचार करना, उस सिस्टम के प्रॉस एंड कॉन्स फाइंड आउट करना, यानी कि क्या उस सिस्टम में खामियां हैं, क्या उस सिस्टम में खूबियां हैं, इनके बारे में पता करना और अपना विचार तैयार करना, मतलब उस पर स्टडी करना, उस पर अनुसंधान करना, उस पर रिसर्च करना, ये सब चीजें कवर होती हैं इकोनॉमिक्स में। सो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ द सब्जेक्ट एंड द सब्जेक्ट इज द इकोनॉमी। तो आपका जो विषय है, वो विषय तो है आपका इकोनॉमी, उसको पढ़ने का तरीका है वो होता है इकोनॉमिक्स। तो देखते हैं ये क्या चीज है। हमने पिछली स्लाइड में क्या देखा था कि इकोनॉमी एक सामाजिक क्षेत्र था, इट वॉज अ सोशल डोमेन। हम इसके अर्थ में अंदर जाएं तो ये क्या है? एक सामाजिक विज्ञान है, इट्स अ सोशल साइंस। वो एक सोशल डोमेन था जिसे समझना है और नियम कायदे लगाने पड़ेंगे, तो ये अपने आप में विज्ञान बन गया। देखो, अर्थव्यवस्था एक सब्जेक्ट कॉमर्स से जुड़ा हुआ है, ये टर्म कमर्शियल है, लेकिन ये सभी लोगों पे एप्लीकेबल होता है। ये अर्थव्यवस्था डॉक्टर्स पे भी एप्लीकेबल हो रही है, इंजीनियर्स पे भी एप्लीकेबल हो रही है, एक हिस्ट्री पढ़ाने वाले टीचर पे भी एप्लीकेबल हो रही है, और अकाउंटेंसी पढ़ाने वाले टीचर पे भी एप्लीकेबल हो रही है, एक कंप्यूटर ऑपरेटर पे भी एप्लीकेबल हो रही है। तो ये बातें सबके ऊपर निहित है, सबसे जुड़ी हुई है, अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र। तो ये एक सामाजिक विज्ञान है, इट्स अ सोशल साइंस। सामाजिक विज्ञान है जो वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, वितरण और उपभोग से संबंधित है। अभी पिछले डेफिनेशन में भी अपन ने यही चीजें पढ़ी थी। अर्थव्यवस्था एक सिस्टम है जिसमें उत्पादन होता है, वितरण होता है और उपभोग होता है। लेकिन उत्पादन, वितरण और उपभोग यानी कि प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और कंजम्पशन, इसको समझने का जो तरीका है वो अर्थशास्त्र है। मतलब ये तीनों तो व्यवस्था का पार्ट है और उसको समझना अर्थशास्त्र है। तो अर्थव्यवस्था एक सिस्टम है, अ सिस्टम ऑफ उत्पादन, वितरण एंड उपभोग, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन। इन तीनों का एक सिस्टम है, वो है इकोनॉमी। इनको समझना वो है अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स। इसीलिए मैंने नीचे लिखा है यह अर्थव्यवस्था का अध्ययन है, इट इज द स्टडी ऑफ द इकोनॉमी। तो अब आप लोगों को इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स के बीच का अंतर मालूम चला। इसलिए अब आप जब भी किसी के सामने एड्रेस करोगे, किसी के सामने वार्तालाप करो, किसी के साथ, किसी के सामने भाषण दोगे, कोई आपकी स्पीच होगी, किसी तरीके का कोई एक्सटेम्पोर होगा, कोई आपसे कोई सवाल जवाब करेगा, तो आप उसको समझा सकते हो कि भाई इकोनॉमी इज अ सेपरेट कॉन्सेप्ट, वो बहुत अलग मुख्तलिफ शब्द है। लेकिन इकोनॉमिक्स ये बिल्कुल अलग है, ये दो अलग अलग चीजें हैं, जुड़ी हुई एक ही चीज से है। हमारा शरीर एक ही है, लेकिन हाथ और पैर में बहुत फर्क है, दोनों एक ही काम नहीं कर सकते, दोनों एक ही शरीर का पार्ट है। तो ये दोनों है तो अर्थव्यवस्था में ही, एक अर्थव्यवस्था खुद में और एक अर्थशास्त्र। अब अर्थव्यवस्था को समझने के लिए हमने अर्थशास्त्र शब्द का उपयोग किया। अर्थशास्त्र में समझ क्या रहे हैं हम? अर्थव्यवस्था की कौन सी गतिविधियों के पॉइंट ऑफ व्यू से अगला शब्द आता है हमारे पास, और वो है आर्थिक। आपके पेरेंट्स ने आपको आशीर्वाद दिया, ये कोई आर्थिक गतिविधि है क्या? इसमें कोई पैसों का लेन देन हुआ क्या? ये कोई कॉमर्शियल वाणिज्यिक गतिविधि है क्या? नहीं है। उन्होंने आपको आशीर्वाद दे दिया, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर वो आशीर्वाद के साथ साथ आपको एक गिफ्ट भी देते, आपको उपहार के रूप में कोई चीज दे देते, कोई प्रेजेंट दे देते आपको किसी तरीके का, वो खरीदा गया होगा या बनाया गया होगा, उसमें पैसे लगे होंगे, ऐसी सारी गतिविधियां जिसमें पैसे खर्च होते हैं या पैसों से खरीदी जाती है या जिसमें पैसे लगते हैं, मतलब पैसा या पैसे से जुड़ा हुआ कुछ भी, मनी और मनी इज वर्थ, अगर वो भी शामिल हो रही है तो वो सारी एक्टिविटीज, वो सारी गतिविधियां आर्थिक गतिविधियां हैं। तो आर्थिक एक दृष्टिकोण के रूप में भी यूज किया जा सकता है, इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू। अपन बोलते हैं इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे, उदाहरण के तौर पे फिर समझाता हूं। देखो, एक अच्छा अध्यापक वही होता है जो एक आम जनमानस को उदाहरण के जरिए समझा सके। टेक्निकल चीजों को टेक्निकल भाषा में नहीं समझाया जाता कभी भी,
मैंने ऐसे कई सारे लोगों को देखा है अपने जीवन में, मेरा 11-12 साल का अनुभव है इकोनॉमी पढ़ाते हुए। मैंने ऐसे कई सारे लोगों को देखा है जो टेक्निकल चीजों को टेक्निकल शब्दावली में समझा रहे होते हैं। टेक्निकल चीजों को टेक्निकल शब्दावली में नहीं, आसान भाषा में समझाना पड़ता है। जैसे मैं उदाहरण के लिए तो आपको एक चीज बताता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल एक उदाहरण है कि आपकी गाड़ी किसी और की गाड़ी से ठुक गई, ट्रैफिक में एक्सीडेंट हो गया। अब एक्सीडेंट वर्ड नहीं बोलना चाहिए, वो क्लैश हो गया, बस गाड़ी टकरा गई आपस में। तो आपकी गाड़ी, यूं कह लें उस व्यक्ति की गाड़ी आपकी गाड़ी से टकरा गई, आप फॉल्ट में नहीं है, वो फॉल्ट में है। उसने आपकी गाड़ी ठोक दी, आप नीचे उतरे गेट खोल के, आप गुस्से में होगे, गुस्सा आपको आएगा, क्रोध आपको आएगा। उस समय हो सकता है आप ये भूल जाएं कि आप कहां खड़े हैं, आप लोगों के बीच में खड़े हैं, अनजान लोगों के बीच में, जनता के बीच में, लेकिन आपके मुंह से अनायास ही कोई गाली निकल जाएगी, निकल जाती है। वो भी एक तरीका होता है अपने गुस्से को एक्सप्रेस करने का। तो आप उसके साथ गाली गलौज में उलझ गए। उस व्यक्ति ने बड़ी शांत स्वभाव से आपको बोल दिया, आई एम सॉरी, मैं माफी चाहता हूं, मैं क्षमा चाहता हूं, मुझसे गलती हो गई, इतना ट्रैफिक था, मुझसे गलती हो गई, मैं आके भिड़ गया। लेकिन आप जान रहे थे मिरर में देखते हुए कि रैश ड्राइविंग की वजह से ऐसा हुआ है, वो अननेसेसरी ऐसे ड्राइव कर रहा था जिसकी वजह से आउट ऑफ कंट्रोल हुई गाड़ी और आपकी गाड़ी से टकरा गई, यू नो इट। लेकिन जैसे उसने माफी मांगी ना, क्षमा मांगी, और आपके दिल में भी बात आ गई, ठीक है यार, आइंदा मत करना ऐसा, कभी किसी और के साथ मत करना। आप उसको 4 भाषण देने की कोशिश करते हो। बंदे ने हाथ जोड़ के आपको बोला, समझदार व्यक्ति हो, उसने हाथ जोड़ के बोला, सर मेरे से गलती हो गई, मैं बिल्कुल आपकी इन बातों का ध्यान रखूंगा। उसने अपनी गाड़ी स्टार्ट करी, वो रवाना हो गया। अब आपने जब आके डैमेज देखा, उसकी कैलकुलेशन करी, तो पता पड़ा कि 12-15 हजार का नुकसान हो गया। उसकी जो रियर लाइट है वो टूट गई, इंडिकेटर टूट गया, नीचे बम्पर है, डेंट आ गया। ये सब होने के आपको ऐसा कैलकुलेशन आपने खुद ने किया कि 12-15 हजार रुपए की चपत लग गई। लेकिन वो आदमी तो माफी मांग के चला गया। अब आपके हाथ से बटेर निकल गई, अब चिड़िया उड़ चुकी। अब आप क्या करोगे? आर्थिक दृष्टिकोण से जैसे उसने बोला था ना आपको कि सॉरी, आपको तुरंत उससे बोलना चाहिए, सॉरी तो ठीक है, इससे तो आपके दिल का बोझ हल्का होता है, लेकिन मेरा जो आर्थिक तौर पर नुकसान हुआ उसकी भरपाई आपको करनी पड़ेगी। तो आर्थिक दृष्टिकोण महत्वपूर्ण है वहां पे। वहां आप ये नहीं देखोगे कि सामाजिक तौर पर चलो माफी मांग लेना, गलती हो गई होगी इससे। माफी उसने मांगी क्योंकि उसके अपने दिल पे बोझ था, उसने माफी मांग ली, लेकिन उसकी भरपाई कैसे की जाएगी? आर्थिक रूप से। तो जितनी भी चीजें आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण हैं, उनकी भरपाई आर्थिक रूप से ही करनी पड़ेगी आपको। तो यहां पर आर्थिक दृष्टिकोण देखना बहुत जरूरी होता है। इसीलिए इकोनॉमी में, यानी कि अर्थव्यवस्था में, जब हम इकोनॉमिक्स के द्वारा उसे समझ रहे होते हैं, अर्थशास्त्र के द्वारा अर्थव्यवस्था को समझ रहे होते हैं, तो वहां अपन कौन सी गतिविधियों के बारे में समझ रहे होते हैं? आर्थिक गतिविधियों के बारे में समझ रहे होते हैं। यह आर्थिक गतिविधियों के बारे में मैंने यहां लिखा है, आर्थिक का उपयोग किसी वस्तु या गतिविधि को दर्शाने के लिए किया जाता है जो लाभप्रदता के संदर्भ में उचित है। देखो टेक्निकल वर्ड्स आ गए, लाभप्रदता के संदर्भ में उचित है। लाभप्रदता का मतलब होता है प्रॉफिटेबिलिटी। आपको लगेगा कि यार टेक्निकल चीजों को टेक्निकल शब्दों में क्यों समझा रहे हो? तो पहले आसान भाषा में समझो। ऐसी सभी गतिविधियां जिनका कोई आर्थिक मूल्यांकन किया जा सकता है, जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया, आपकी कार से किसी ने एक्सीडेंट किया तो आपको नुकसान हुआ, वो लॉस जो है वो लॉस हुआ है, मतलब एक नकारात्मक प्रॉफिटेबिलिटी आ गई वहां पे, लाभ होने के जगह नुकसान और हो गया। तो या तो अपन लाभ के लिए कोई एक्टिविटी करते हैं या नुकसान की भरपाई के लिए कोई गतिविधि करते हैं। तो हमारा अल्टीमेट उद्देश्य प्रॉफिटेबिलिटी पे होता है, लाभप्रदता, प्रॉफिटेबिलिटी। आप कोई भी बिजनेस करो, कोई देश है, हालांकि देश बिजनेस करने के लिए नहीं, देश तो व्यवस्था चलाने के लिए, देश में उद्योगपति होते हैं, वो व्यवस्था संभालते हैं। तो व्यवस्था देने वाला सरकार, व्यवस्था संभालने वाले लोग खुद होते हैं। तो आप ही लोगों के बीच में से लोग उद्योगपति बनेंगे, आप ही लोगों में से लोग किसान बनेंगे। देखो किसान भी एक उद्योगपति है। तो एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री दोनों किसी भी कंट्री के लिए बेहद आवश्यक है। ये एक चेहरे पे लगी हुई 2 आंखें हैं, एक इंडस्ट्री और एक एग्रीकल्चर। तो ये दोनों में से कोई भी कमजोर नहीं है, दोनों का होना आवश्यक है। और मेरे नजरिए में तो एग्रीकल्चर का होना ज्यादा आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? एग्रीकल्चर वाला टॉपिक पढ़ेंगे तब मैं आपको समझाऊंगा। मेरा अपना मुख्तलिफ नजरिया जो है, मेरा एक अलग नजरिया है, दृष्टिकोण में बताऊंगा मैं आपको। तो वापस लौट के आते हैं हमारे टॉपिक पे। तो यहां पर लाभप्रदता के नजरिए से देखना है, प्रॉफिटेबिलिटी के नजरिए से देखना है। प्रॉफिटेबिलिटी हमेशा या तो पैसों में होगी या मनीज वर्थ में होगी, या तो वो मनी में होगी या वो मनी की वर्थ में होगी, या तो पैसे में होगी या किसी ऐसी चीज में लाभप्रदता होगी जिसका कोई मूल्यांकन किया जा सके पैसों में। तो प्रॉफिटेबिलिटी के नजरिए से जितनी गतिविधियां देश में हो रही है, उन सभी गतिविधियों को अपन आर्थिक गतिविधियां कहते हैं, उनको अपन इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहते हैं। जैसे यहां लिखी हुई है प्रोडक्शन, इसके बारे में मैंने आपको बताया, यानी कि उत्पादन, मैन्युफैक्चरिंग, इसको निर्माण या विनिर्माण दोनों कह सकते हैं। उसके बाद अगला जो शब्द आता है, वो अगला शब्द है सेलिंग, कोई चीज बेचना, मार्केटिंग, बेचने लायक माहौल बनाना, बिक्री सेलिंग बोलते हैं, विपणन यानी कि मार्केटिंग, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि वितरण, कंजम्पशन यानी कि खपत, सेविंग्स यानी कि बचत, इन्वेस्टमेंट यानी कि निवेश, वेल्थ क्रिएशन
यानी कि धन सृजन, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन यानी कि रोजगार सृजन आदि, ये सभी गतिविधियां, आदि लिख दिया मतलब इसमें बहुत सारी और ऐसी गतिविधियां शामिल है। तो जैसे सरकार आई, सरकार ने नई स्कीम बनाई, गरीबी उन्मूलन करना है, पॉवर्टी एलिवेशन करना है, पॉवर्टी को रिड्यूस कर, एकदम तो खत्म नहीं होती गरीबी, उसको रिड्यूस धीरे 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 करके खत्म किया जाएगा। तो ये भी आर्थिक गतिविधि है, पैसा खर्च होगा। जो लोग गरीब हैं उनको सब्सिडी प्रोवाइड करना, पैसा खर्च होगा। टैक्स कलेक्ट करना, पैसा आएगा। तो जब पैसे का आना और जाना है, वो सारी एक्टिविटीज क्या हो गई? ऑल दोज एक्टिविटीज आर कॉल्ड एज इकोनॉमिक एक्टिविटीज, वो आर्थिक गतिविधियां हैं। इसलिए कोई भी काम करने से पहले आर्थिक दृष्टिकोण देखना पड़ता है। आमतौर पर एक 15, 16, 17, 18 साल के बच्चे को, या थोड़ा बड़ा भी हो जाता है, तो जब तक वो खुद की कमाई नहीं करता ना, तब तक उसको पता नहीं चलता कि उसके जरिए जो नुकसान हो रहा है वो उस व्यक्ति पे भारी पड़ता है जो कमाई कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल, एक उदाहरण के लिए समझाता हूं मैं आपको। आपका घर है, आपके घर में आपके मम्मी या पापा में से कोई एक घर का दबदबा उस पर रहता है, कोई ना कोई एक ऐसा लीडर अपने आप बनता है। सपोज करो आपके पापा का दबदबा है घर में। अब क्या होता है, एक लाइट भी लगी रह गई तो वो डांटने आते हैं। वो आएंगे आपको कहने के लिए, लाइट लगा रखी है फालतू में, बिना बात में, तुम्हें पता तो चलता नहीं है बिल कितना आता है। तो एक बच्चा जो कमाई नहीं कर रहा है ना, वो क्या सोचता है, एक ट्यूबलाइट के लिए इतना डांट दिया फालतू में, अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं। वो आर्थिक दृष्टिकोण से देख रहे हैं कि एक ट्यूबलाइट भी बिना बात में लगी हुई और 1 घंटे में अगर मान लो 1 रुपया खर्चा भी आ गया, 50 पैसे भी आ गया, 2 रुपए भी, तो मैं क्यों खर्च करूं 1 रुपया बिना बात में? आर्थिक दृष्टिकोण से देश को भी ये देखना पड़ता है। तो जो कमाई कर रहा है ना, उसी को ये चुभता भी कि खर्च क्यों हो रहा है। इसीलिए जब देश का प्रति व्यक्ति आय बढ़ता है, तो जब प्रति व्यक्ति व्यय भी बढ़ रहा हो, तो प्रति व्यक्ति आय बढ़ने से प्रति व्यक्ति व्यय जो बढ़ रहा है उसको मीट आउट करना हमारे लिए बड़ा आसान हो जाता है। तो आगे बढ़ते हैं हम इस टॉपिक को समझने के दौरान। तो लाभप्रदता देखते हुए हमें सारी एक्टिविटीज करनी पड़ती है, उनको आर्थिक कहा जाता है। अब एक और सवाल खड़ा होता है, जब आप कोई चीज का उत्पादन करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, कोई चीज बना रहे हैं, फिर मैं वो मेरी बोतल का एग्जांपल लेता हूं। ये रही मेरी बोतल, ठीक है, ये कंपनी की बोतल है, मैं कोई मार्केटिंग नहीं कर रहा हूं किसी कंपनी की, नाम छुपा देता हूं। चलो, ये कोई कंपनी की ब्रांडेड बोतल है मेरी, और देखो इस बोतल के अंदर ये यहां पर एक मेटल लगा हुआ है, इसके अंदर एक फ्लास्क लगा होगा, उसके बाद इसमें प्रिंटिंग हुई है, उसके बाद इसके ग्रूव्स बने। आप गौर से देखो तो दूर से नजर ना आ रहा हो, इसमें ग्रूव्स बने हुए, ये इसको पकड़ने के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद ये हैंडल लगा हुआ है, ये फाइबर का है, ये बॉटल के ऊपर कैप लगी हुई है, फाइबर का है, यहां पर एक स्टील का और चीज दे रखी है, एक ग्रीव। ये सब चीजें प्रोड्यूस हो रही हैं, हर चीज कोई ना कोई बना रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है, तो पैसे लगेंगे इसमें। हर एक चीज का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आता है, मतलब मूल्यांकन करना पड़ेगा आर्थिक गतिविधियों का। वो जो मूल्यांकन करने का तरीका है ना, उस मूल्यांकन करने के तरीके को ही हम बोलते हैं अर्थशास्त्रीय गणना, दैट इज कॉल्ड एज इकोनॉमिकल वैल्यूएशंस। तो द वर्ड इकोनॉमिकल इज कनेक्टेड टू द वैल्यूएशन। हमें आर्थिक तौर पर, मौद्रिक तौर पर उसका मौद्रिक मूल्यांकन करना होता है। वी हैव टू डिराइव द मॉनेटरी वैल्यूएशन ऑफ ईच एंड एवरीथिंग। तो अगर आपने बॉटल तैयार करी, जो मैंने अभी एग्जांपल दिया, तो हर चीज के ऊपर पहले प्रोजेक्ट बनेगा, डिटेल में डिजाइनिंग देखी जाएगी। वो एक चीज भी फालतू की नहीं लगाएंगे उसके अंदर, वो भी कोई ना कोई काम की चीज होगी, वो कोई ना कोई उपयोग है उसका। तो बिन फिजूल में कोई चीज नगमी नहीं मिलेगी, क्योंकि हर एक की एक लागत आती है, कॉस्टिंग आती है, वैल्यूएशन करना पड़ता है। तो जितनी भी आर्थिक गतिविधियां होंगी उन सब का आर्थिक मूल्यांकन भी होगा। तो आर्थिक गतिविधियों का आर्थिक मूल्यांकन जो अपन करते हैं, उस मूल्यांकन करने की गतिविधि को अपन बोलते हैं अर्थशास्त्रीय गतिविधि। तो इकोनॉमी एक सिस्टम है, अर्थव्यवस्था तो एक व्यवस्था है, उस व्यवस्था को समझते हैं अर्थशास्त्र के द्वारा। अर्थशास्त्र में अर्थव्यवस्था के आर्थिक गतिविधियों को समझा जाता है, और आर्थिक गतिविधियों का मूल्यांकन करने के लिए अर्थशास्त्रीय मूल्यांकन करना पड़ता है। ये चारों शब्द एक साथ एक ही सेंटेंस में प्रयोग हो गए। इकोनॉमी एक सिस्टम है, इट्स अ सिस्टम। टू अंडरस्टैंड दैट सिस्टम, वी लर्न दैट सिस्टम बाय वे ऑफ इकोनॉमिक्स, एंड इन द केस ऑफ स्टडी थ्रू इकोनॉमिक्स, वी आर स्टडिंग व्हाट? वी आर स्टडिंग द इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव, the economic activities, and to understand the economic activities we have to put value on those economic activities, and that the process of that valuation is called as economical valuation. तो अर्थव्यवस्था, अर्थशास्त्र, आर्थिक दृष्टिकोण और अर्थशास्त्रीय, ये 4 शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। तो इकोनॉमी की इस पहली क्लास में आज मैंने आपको 4 वो शब्द पढ़ाए जो आज तक एक दूसरे के समतुल्य लगते थे। ऐसा लगता था इन चारों में क्या अंतर है? इन चारों में वही अंतर है जो लव और लाइक में होता है। किसी को आई लाइक यू बोलना और किसी को आई लव यू बोलने में बहुत अंतर होता है। अब आप शब्द ऊपर नीचे कर गए ना, तो जिसको लाइक करते हैं वहां लव बोल दिया, जिसको लव कर दिया वहां लाइक बोल दिया, तो आपकी भावनाओं का महत्व भी कम या ज्यादा हो जाएगा। मतलब जो आप पहुंचाना चाह रहे हो बात पहुंचेगी नहीं सामने वाले तक।
और अर्थ का अनर्थ होना इसी को बोलते हैं जब आप गलत शब्द का उच्चारण कर लेते हैं, जब आप गलत शब्द प्रयुक्त कर लेते हैं। तो आज के इस पहले लेक्चर में, इस आज के दिन का जो पहला लेक्चर है मेरा, उस पहले लेक्चर में मैंने आपको इन 4 अलग अलग शब्दों के मायने समझाए। ये हमेशा याद रखिएगा। एक आखिरी बात और बताते जा रहा हूं विद्यार्थियों के लिए, खास तौर पर उनके लिए जो ये सुनते सुनते बड़े होते हैं। गाइस, आंखों में प्रॉब्लम पंखे की वजह से ज्यादा हो रही है, थोड़ी आई सेंसिटिव होती है हम टीचर्स की, क्योंकि हमें बहुत पढ़ना पड़ता है, दिन भर लैपटॉप पे बैठना पड़ता है, बहुत सारी रिसर्च हम लोगों को करनी रहती होगी, हर समय बहुत सारी रिसर्च करते रहना पड़ता है। तो आपकी पलकें अगर मान लो 100 बार झपकती है ना, तो मेरी पलकें 10 बार ही झपकती है, क्योंकि मुझे गौर से देखना पड़ता है अपने लैपटॉप की शीट्स को, अपनी बुक्स को। तो एनीवे, तो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं, ये 4 शब्द बहुत महत्वपूर्ण थे। ये 4 शब्द जब आपने पढ़े हैं, समझे हैं, इन 4 शब्दों का प्रयोग करिएगा। और बहुत सारे बच्चे ये सुन के बड़े होते हैं कि हमें लिख लिख कर पढ़ना, लिख लिख कर याद करना चाहिए। यही सुनते हैं ना अपन कि लिख लिख के याद करो। गलत, ये सोच ही गलत है। याद कर करके लिखो, लिख लिख के याद नहीं किया जाता है, याद कर करके लिखा जाता है। समझाता हूं कैसे, 1 मिनट और लेता हूं मैं आप लोगों को, समझाता हूं कैसे। जैसे ये पूरा लिखा हुआ है, अब आप क्या करेंगे, जो बच्चे नोट्स बनाते हैं, हालांकि जो ऑडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो ऑडियो रिकॉर्ड कर लेंगे, जो वीडियो से पढ़ सकते हैं वीडियो से पढ़ेंगे, अलग अलग तरीके हैं। लेकिन आमतौर पर ज्यादातर बच्चे बचपन से अभी तक लिख लिख के याद करते आए हैं। ओके, तो जिनको लिख लिख के याद होता है उनको अब याद कर करके लिखना है। आपको ये लिखना नहीं है यूं देख के, टीपना नहीं है। कई बच्चे यूं का यूं देख के लिख लेते हैं, कोई मतलब नहीं है, टाइम खराब हो रहा है, इसे तो बुक ही पढ़ लो। फिर आप लिख क्यों रहे हो देख देख के? आप उसे याद करो, पहले अच्छे से याद करो। याद करने के लिए एक एक शब्द का मायना समझो, हर शब्द को दिमाग में लेकर जाओ, और इसको याद करने के बाद मनन करते हुए अब अपनी भाषा में लिखो। ऐसे नोट्स बनाए जाते हैं। केवल किताब पढ़ पढ़ के नोटिंग करना, कोई टीचर बोल रहा है आपने लिख लिया, ये सब अब नहीं करना। ये पुरानी टेक्निक्स हैं, ये काम नहीं आती आज के जमाने में। तो अभी तो आपको मैटर आपने देखा, उसे सुना, उसे पढ़ा, उसे याद किया, समझ के उसे याद किया, शब्दों के मायने समझे, और अब मनन करते हुए खुद बैठकर लिखो। मैं आपको गारंटी से कह रहा हूं, आप पूरी की पूरी किताब शब्द दर शब्द याद कर सकते हो इस टेक्निक के जरिए। नई टेक्निक होगी कुछ लोगों के लिए, कुछ लोग ऑलरेडी इस पे काम कर रहे होंगे, लेकिन ये एक तपस्या की तरह रोज करना पड़ेगा। शुरू में तो अपन कॉपी भर लेते हैं, अपनी नई कॉपी ले आए, शुरू में अपने 15-20 दिन तो बहुत लिख लिया, उसके बाद बच्चा लिखना छोड़ देता है। क्यों? वो सुन के लिख रहा है तो बोर हो जाता है। सुन के नहीं लिखना, देख देख के नहीं लिखना, कॉपी बुक में से देख के नहीं लिखना, या कोई वेबकास्ट है उसमें से देख के नहीं लिखना है, हमें कोई ई बुक मिल गई उसमें से देख के नहीं लिखना है, पीडीएफ से देख देख के नहीं लिखना है। आपको पहले उसे पढ़ो, याद करो, मनन करो, फिर अपने विचार से उसको पेपर पे लिखो, तब जाकर आपको ये चीजें कंठस्थ हो जाएंगी। और रात को 12-1 बजे भी उठा के कोई पूछेगा ना, तो आप बोल सकते हो। तो समझी हुई सीखी हुई चीजें हम भूलते नहीं है, रटी हुई चीजें हम भूल जाते हैं। तो इस बात का आप बहुत अच्छे से ध्यान रखना। इसी के साथ मैं आज का ये लेक्चर नंबर 1 आपके लिए खत्म करता हूं। मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों को लेक्चर देकर। आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं भविष्य के लिए। और अनुष्का एकेडमी पे आप लोग पधारे, आप लोग आए, आपके आगमन का हम लोग स्वागत करेंगे। हम लोग यूपीएससी और आरपीएससी के लिए एक पायनियर इंस्टीट्यूशन चला रहे हैं उदयपुर संभाग में। हमारे रिजल्ट्स अच्छे हैं, हमारे बच्चे सेटिस्फाइड हैं, बच्चों के पेरेंट्स सेटिस्फाइड हैं, और एक पूरा ऐसा माहौल यहाँ पे मिलता है जिसके जरिए बच्चों के दिमाग में एक विचार पनपता है। तो आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आप लोगों से अब आगे लेना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।